चलिए अब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। और जब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में मेरे से क्या सीखा कि ए डबल एम कैसे निकाला जाता है, और उससे पहले यह सीखा कि डबल ए एम कैसे निकाला जाता है। ठीक है। अब क्या है स्थिति में, इसको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए कि बेटा सबसे पहले जो बात मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ, उससे पहले एक बात मैं आप लोगों से कह दूं कि जो बच्चों ने आज मेरे को क्लास में ज्वाइन किया है, आज पहला दिन है उनका, वो मेरी जो पिछली 3 वीडियोस हैं, जब तक उसको वो नहीं देखेंगे तब तक आज वाली पढ़ाई भी कम समझ में आएगी, और हो सकता ना भी आए, और क्या हो सकता आ भी जाए। जब आप लेट आते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो पिछला आपका जो 3 दिन का है वो आप उसको समझ लो, कर लो। इसलिए पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। ठीक है। और अब मैं बहुत सारे बच्चों को गुड इवनिंग बोलते हुए, फॉर्मेलिटीज से आगे निकलते हुए आगे शुरुआत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपके साथ में पेन कॉपी होगी। आप जिस रूम में बैठे होंगे वहां आसपास किसी भी तरह की नॉइस आवाज नहीं आ रही होगी, और बड़े ही आराम से हम चीजों को आगे हैंडल करेंगे, समझाएंगे, प्यार से समझेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला विषय है कि डेंसिटी इस चैप्टर में आपको मिलेगी। और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि केमिस्ट्री को हम डेंसिटी कैसे डिसाइड करते हैं। आपको सर ये कौन सी बड़ी बात है, डेंसिटी तो हम जानते ही हैं। तो जो डेंसिटी होती है वो हमेशा मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो जब मास बाई वॉल्यूम का रेशियो हमारा डेंसिटी होता है, हम सब जानते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा उसको अपन डेंसिटी कहते हैं। सबको पता ही है, तो कोई खास बात तो है नहीं, सबको पता ही है। आप कहोगे सर आप इसमें क्या नई बात बताना चाहते हो, तो मैं पता ही है। हाँ मुझे पता है, लेकिन अब आगे जो मैं बताऊंगा वो शायद आपको नहीं पता होगा, इसलिए ध्यान से पेन कॉपी में नोट करते रहना। ठीक बेटा, वो ये है, डेंसिटी दो तरह की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। एक होती है रिलेटिव डेंसिटी, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। राइट, क्लियर है, आ गया समझ में। एब्सोल्यूट डेंसिटी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होती है, और उसका सिंपल फार्मूला होता है D इक्वल टू एम बाई वी, और उसकी यूनिट अपनी होती है, मास की यूनिट ग्राम हो सकती है, और वॉल्यूम की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब, कुछ इस टाइप की हो सकती है, अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं तो। और अगर मान लीजिए एसआई यूनिट की बात करूं तो ग्राम की जगह किलोग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे मीटर क्यूब हो जाएगा। सही है, कोई बात नहीं। बट रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो रेशियो होती है। आपको तो पता ही है कि जैसे एटॉमिक मास हमारा रिलेटिव था तो वो रेशियो था, तो ये भी रेशियो होगा। और रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती, तो इसका मतलब ये मान सकते हो कि ये यूनिट लेस होगा, ये हमारे लिए यूनिट लेस होगा। और जब हमारे लिए ये यूनिट लेस होगा, ठीक है, अब हमारे लिए अगर ये यूनिट लेस होगा और कोई डायमेंशन नहीं होगी और इसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे, ठीक है, तो भाई रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। इतना तो समझ में आ गया कि रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होती है और वो यूनिट लेस होगी, ये तो समझ ही गए। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि रिलेटिव डेंसिटी को हम रिलेटिव डेंसिटी नहीं कहते हैं, या तो हम उसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी,
जो कि सॉलिड या लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, और या फिर होती है जिसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी भी रिलेटिव डेंसिटी है, लेकिन ये गैस की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते हैं तो वो दो प्रकार के नाम से आती है। एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक होता है वेपर डेंसिटी। ये दोनों रिलेटिव डेंसिटी हैं, इनकी किसी की यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी इनकी, समझे? और स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, S/L। और जो वेपर डेंसिटी है वो गैस के लिए एप्लीकेबल है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्या चीज होती है मैं बताता हूं आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सॉलिड लिक्विड की, ये तो मैंने पहले बता दिया, S/L की होती है। और ये जो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये होती है डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड, S/L, और डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया? हमें यह बात अच्छे से पता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो रेशियो है, क्योंकि रिलेटिव है। और वो रेशियो में क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड है, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है एट क्या बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर है एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जरा मुझे आप सबसे एक सवाल पूछना है, अगर बता सकते हो तो बताओ। 4 डिग्री सेल्सियस जो यहां लिखा हुआ है, ठीक है, इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है वाटर के लिए, ये मुझे बता दो। क्या मीनिंग है 4 डिग्री सेल्सियस? ये 5 क्यों नहीं लिखा गया, या 3 क्यों नहीं लिखा गया, 25 क्यों नहीं लिखा गया? ये 4 डिग्री सेल्सियस का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों लिखा गया 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये कोई बता सकते हो तो बताओ। देखो भैया, ऐसा है, पहली बात तो मैं ये बता दूं क्या, कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। और वो कितनी होती है? वो होती है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है। इसका फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन लिक्विड और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इस रेशियो को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लीकेबल है। सही है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहना। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होगा, फिर से ऊपर तो रहेगा हमारा क्या, डेंसिटी ऑफ क्या बेटा, सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितना आया, 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml, ठीक है, क्योंकि मैंने डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इतना लिख दिया। और इसके बाद मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा, पहले इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं बोर्ड को एक बार हटा देता हूं। तो आएगा बेटा ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, बेटा अच्छे से पढ़ लेना। जो बच्चे आईआईटी पीएमटी की वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू
1 ग्राम पर ml इक्वल टू आएगा डेंसिटी ऑफ या तो सॉलिड या फिर लिक्विड। इतना हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर इनटू 1 करोगे तो वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आएगा, और ग्राम पर एमएल और आएगा। अगर बच्चों ने मेरा पहला लेक्चर देखा हो तो याद है, यहां एटॉमिक मास लिखा होता था, यहां इंटू 1 AMU लिखा होता था, और यहां लिखा होता था मास ऑफ 1 एटम। कुछ उसी से ही मिलता जुलता चीज नहीं है, इंटू 1। इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी को इंटू 1 ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई कर दो तो वो डेंसिटी ऑफ क्या बेटा, सॉलिड या लिक्विड होता है। समझ में आया? अब देखो, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, जब आप प्रॉब्लम्स करोगे, जब आप आईआईटी जेई की प्रॉब्लम करोगे, नीट की प्रॉब्लम्स करोगे, जेई मेंस की प्रॉब्लम करोगे, तो ऐसे बोलेंगे कि एक सॉलिड है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी स्पेसिफिक क्या ग्रेविटी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.8 है। ऐसे लिखा मिलेगा, और आगे कुछ और न्यूमेरिकल लिखा होगा, आगे की बात आगे देखेंगे, ऐसा लिखा होगा। तो तुम्हें जब नॉलेज होगी तो बड़े आराम से आप पता कर लोगे, अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, ये तो रिलेटिव डेंसिटी है, और देखो इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो टीचर समझाते नहीं है, बस इतना बोल देते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो डेंसिटी होती है, बस इतना बोल के काम खत्म कर देते हैं। मैंने इतना टाइम लगा दिया। एक बात बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1.8। तो 1.8 इंटू आगे है 1 ग्राम पर ml। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या ये मेरे लिए डेंसिटी जो है वो सॉलिड या लिक्विड का होगा कि नहीं होगा? और ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.8 ग्राम पर ml, और ये वैल्यू आपकी ये हो गई। इसका मतलब आज के बाद न्यूमेरिकल में अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी होगी तो मैं उसी के आगे ग्राम पर ml लिख दूंगा, और वही वैल्यू मेरे को सॉलिड की या लिक्विड की वो डेंसिटी हो जाएगी। तो कैसे होगी देख सकते हो। और अगर मुझे किसी ने डेंसिटी दे रखी है सॉलिड और लिक्विड की 1.8 ग्राम पर ml, तो मुझसे कोई पूछे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो मैं खट से यूनिट को हटा दूंगा और ये कह दूंगा कि 1.8 होती है। आया समझ में? इतना समझाने के बाद अब अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है तो आगे ग्राम पर ml लिख देंगे, तो आपको मिल जाएगी डेंसिटी सॉलिड की, प्योर, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड की प्योर डेंसिटी मिल जाएगी, एब्सोल्यूट डेंसिटी मिल जाएगी। और अगर यूनिट हटा दी तो फिर वो डेंसिटी नहीं रहती सॉलिड लिक्विड की, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है। और ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, बार बार परेशान करते, इसलिए मैंने पहले ही समस्या का समाधान कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया है। बाकी फिर से मुझे बताओ, बताओ क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले बताओ। एक बच्चा कह रहा जी दोबारा बता दो। अरे भाई इसमें दोबारा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1 × ग्राम पर ml का मल्टीप्लाई कर दो, वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड होती है। अब मान लो एक क्वेश्चन आ गया है कि सॉलिड है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 है, वो यहां रख दे भाई, इंटू 1 करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे ग्राम पर ml है तो वही डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड हो जाएगी, बात खत्म, सिंपल है। तो आज के बाद न्यूमेरिकल में कहीं भी स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी, और मिलेगी जरूर, NaOH3 में मिलेगी, कई जगह मिलेगी। बच्चे समझ ही नहीं पाते ये होता क्या है। आज मैं आपको समझाने लग रहा हूं, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 1.8 है, देखो जब कभी भी आप ये कहा करो ना दोबारा समझाओ, तो पिन पॉइंट किया करो कि ये चीज नहीं समझ में आई तो मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। दोबारा का मतलब तो फिर तो पूरा ही समझाना पड़ेगा, फिर 10 मिनट और लगेंगे। तो आप किसी भी चीज को पूछना चाहते हो तो आप एक पॉइंट पे स्ट्राइक करोगे, सर इस जगह पे हमें नहीं समझ में आया, तो मैं आपको बेहतर बता पाऊंगा। तो थोड़ा क्वेश्चन पूछने का अंदाज बदलो।
ठीक है ना, वो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो भाई मेरे एक बार सुन लो कि सॉलिड और स्पेसिफिक ग्रेव मतलब सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी है, और उसके आगे ग्राम पर एमएल लिख दोगे तो वो एब्सोल्यूट डेंसिटी हो जाएगी, क्योंकि यूनिट हो जाएगी और ग्राम पर एमएल में हो जाएगी। ठीक है भाई, आ गया समझ में? तो एक बच्चे ने कहा दोबारा बता दो, लो जी बता दिया मैंने। और अगर मुझे डेंसिटी पता है और मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, तो वैल्यू वही रख लो, यूनिट हटा दो, बस बात खत्म। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सॉलिड और लिक्विड के लिए होता है। जब हम गैस के लिए जाते हैं, फॉर गैस, तो उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है आरडी, उसका नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं होता है, वेपर डेंसिटी होता है। वेपर डेंसिटी, तो इतना तो मुझे भी समझ में आ गया कि वेपर डेंसिटी भी अपने आप में एक रेशियो होगी, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी है। और इसका फार्मूला क्या होता है वेपर डेंसिटी का, वीडी लिख देता हूं, वो होती है डेंसिटी ऑफ गैस, गैस का ही कॉन्सेप्ट है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी अगर हम किसी गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की गैस की डेंसिटी से डिवाइड कर दें, तो हम इस वैल्यू को वेपर डेंसिटी कहते हैं। और अगर हम इस वैल्यू को वेपर डेंसिटी कहते हैं, तो आप इस बात को मान लो कि डेंसिटी ऑफ गैस को डिवाइड कर दो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस से। क्यों हाइड्रोजन से? क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन होती है, उसी से उसकी तुलना की जाती है। अब ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, रेशियो हो गया, यूनिटलेस हो गया, इसको वेपर डेंसिटी कहते हैं। हाइड्रोजन से ही इसकी तुलना क्यों करी? क्योंकि ये दुनिया की सबसे लाइटेस्ट गैस है और इसी से इसकी तुलना की जाती है। और वेपर डेंसिटी भी एक रेशियो है, और अगर रेशियो है तो ये भी आपके लिए निश्चित रूप से यूनिटलेस बनने वाला है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि सर एक बात बताओ, सॉलिड और लिक्विड में तो हम पानी से तुलना करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे, है ना? गैस में पानी क्यों नहीं लाते, हाइड्रोजन गैस क्यों लाते हैं? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, ज्यादातर जो गैस होती है ना, वो पानी में इनसॉल्युबल होती हैं। इनसॉल्युबल समझते हो, मतलब डिसॉल्व नहीं होती हैं। तो अगर ज्यादातर जो गैसेस होती हैं वो अगर पानी में इनसॉल्युबल होती हैं, पानी में इनसॉल्युबल होती हैं, तो इसी वजह से गैस के लिए रिलेटिव डेंसिटी अलग से पढ़ानी पड़ती है, अलग से बताना पड़ता है। और ज्यादातर सॉलिड लिक्विड पानी में सॉल्युबल होते हैं। चेक कर लो, नमक, शुगर, ये सब चीजें जो होते हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये ज्यादातर क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ये पानी में या तो बिल्कुल ही इनसॉल्युबल है, और अगर हैं भी तो थोड़े बहुत हैं। इतना कम है कि जैसे मान लो पानी के अंदर हम डूब के बैठ जाएं और सोचें कि वहां पर ऑक्सीजन मिलेगी और हम जिंदा रह जाएंगे, तो क्या हम जिंदा रह पाते हैं? हाँ, जो एक्वेटिक लाइफ वहां घूम रही है उनको तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन हम पानी के अंदर डूब जाएं और सोचें पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस होगी और वो मुझे मिल जाएगी और हम सरवाइव कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसी वजह से गैस की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, गैस की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, वो वाटर के रिस्पेक्ट में काउंट नहीं की जाती, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में काउंट की जाती है। इसीलिए थोड़ा सा अंदाज बदल गया, कॉन्सेप्ट बदल गया। लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा कि इस स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपकी रिलेटिव डेंसिटी है और वेपर डेंसिटी भी रिलेटिव डेंसिटी है, लेकिन वेपर डेंसिटी गैस की है, और जो आपकी कौन सा बचा, ये वाला, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो सॉलिड लिक्विड की है। ये वाटर के रिस्पेक्ट में काउंट की गई है, ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में काउंट की गई है। उसके अपने अपने कारण हैं, उसके अपने अपने रीजन हैं। और वाटर की भी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों ली गई, उसके पीछे भी एक अपना कारण है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी उस टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है और 1 ग्राम पर एमएल होगी। अब मुझे यह बताइए कि अगर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में कहीं भी वेपर डेंसिटी दिखाई दिया,
अच्छा, वेपर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, गैस की रिलेटिव डेंसिटी, फार्मूला क्या है, ये होता है। अभी इसकी चर्चा और होगी अगले लेक्चरों में, इसका इस्तेमाल और भी होगा, इसका भी इस्तेमाल होगा, मैंने पहले पढ़ा दिया है, भूलना नहीं। इस बात को अच्छे से सुन लो, समझ लो, तभी बात बनेगी। क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे, चीजें सब बेकार हैं, हवा में तीर लगाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि सलमान खान क्या करते हैं, अगर आप टीवी में ऐड देखो तो एक इलायची का पैकेट लेते हैं, उसको खाते हैं और डांस करते हुए बोलते हैं टसन का जसन है। इसका मतलब एक इलायची से उनको लाइफ में जसन मिल गया। वो ऐड में हो सकता है, वो वीडियो में हो सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में कभी नहीं होता बेटा। वास्तविक जीवन में ये कोई टिकटॉक की वीडियो नहीं है। बहुत ध्यान पूर्वक समझने की आवश्यकता है। अगर जरा सा भी कॉन्सेप्ट आपके हिल गए तो आपकी जिंदगी हिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए सलमान खान का उस वीडियो को देखो, हंसो, लेकिन जीवन में उसको उतारो नहीं। जीवन तो ये है असली, जहां पे असली मेहनत होगी और इसी मेहनत से आप कामयाब होगे। तो मुझे उम्मीद है कि डेंसिटी, और खास तौर पे मैं डेंसिटी पढ़ाने नहीं आया, वो तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, क्या होता है डेंसिटी सबको पता है। मैं रिलेटिव डेंसिटी आपको पढ़ाने आया। क्या मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया? मुझे फटाफट मैसेज बॉक्स में रिस्पॉन्स करिए। माधव मिठा ने एक सवाल पूछा है मेरे से कि सर, इसमें कौन सा टेम्परेचर लेंगे? इसमें कोई ले लो, कोई ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी, समझे? इसमें कोई टेम्परेचर का पंगा नहीं है, कुछ भी ले सकते। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, जो टेम्परेचर प्रेशर हाइड्रोजन का लोगे वही इस गैस का भी होना चाहिए, ठीक है? और आमतौर पे आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं, एसटीपी और एनटीपी का, 9th 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है? थोड़ा मैं बता देता हूँ, रुको। देखो, तो मैं इसका जवाब आप सबको देता हूं, आप लोग ध्यान से देखो। देखो, आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि भाई, हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो या तो एसटीपी लेते हैं और या फिर एनटीपी लेते हैं। नोट कर लेना भाई, ठीक है भाई? एनटीपी, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें प्रेशर जो होता है वो 1 बार होता है। 1 बार, वो वाला बार नहीं जो रात के 8 बजे के बाद खुलता है, वो नहीं, ये अलग है, समझे? तो एसटीपी में जो पी होता है ये 1 बार होता है। और जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 273 केल्विन होता है, या फिर 273 केल्विन होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है? और एनटीपी भी काफी कुछ मिलता जुलता है। एनटीपी को आप कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें प्रेशर आपका 1 atm हो जाता है, टेम्परेचर वही रहता है 273 केल्विन। तो ध्यान रखना, माधव ने अच्छा सवाल पूछ लिया। इसी बहाने मुझे दोबारा से एनटीपी और एसटीपी की बात बताने का मौका मिल गया, क्योंकि फिर मुझे ये तो मतलब कईयों को नहीं पता होता कि एसटीपी और एनटीपी क्या होता है। तो मैं बता देता हूं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर तो दोनों का सेम होता है एनटीपी पे, बस एक में प्रेशर 1 बार होता है और क्या बेटा, 1 atm होता है। हालांकि एटीएम भी प्रेशर की यूनिट है और बार भी प्रेशर की यूनिट है, सबको पता ही होगा, है ना? कोई खास फर्क नहीं है एटीएम और बार में, लेकिन फिर भी थोड़ा ये फर्क है। देखो, 1 atm इक्वल टू होता है 1.01 बार। अब यार 1.01 तो 1 ही होता है देखा जाए तो, लेकिन देखा जाए तो एटीएम में और बार में थोड़ा सा तो फर्क है ही। लेकिन वो इतना फर्क है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कई टीचर और खासकर मैं भी कई बार बच्चों को कह भी देता हूं कि आप एसटीपी और एनटीपी को एक ही मान लो। भाई टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, अंतर प्रेशर का है, और प्रेशर में एक एटीएम एक बार है और उनमें कोई खास अंतर है नहीं। तो एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। और ध्यान रखना, बस नॉलेज तो होनी चाहिए ना, कि भाई एसटीपी में जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है और जो एनटीपी में प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। आई बात समझ में? तो और टेम्परेचर दोनों का सेम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। और एटीएम और बार में कोई बड़ा नहीं होता। हालांकि हाँ, एक चीज मैं बता दूं,
थोड़ा बड़ा एटीएम होता है। देखो, थोड़ा बड़ा एटीएम होता है बाहर से। ठीक है। और इसको याद कैसे रख सकते हो? हमारे बैंक, बगल में बैंक है। बैंक में क्या होता है? एटीएम होता है। एटीएम में क्या होता है? पैसा है। जहां पैसा वही बड़ा होता है भाई, आज की डेट में। क्या भाई? तो कभी याद आ जाए, आज से 2 महीने के बाद कोई पूछ ले, अच्छा एटीएम बड़ा है कि बाहर बड़ा है, तो सबको ये तो रहता है कि यार लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी थोड़ा दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है, ये दिमाग में आता है। तो भाई, एक एटीएम एक बार है ना। एटीएम में पैसे मिलते हैं, पैसे जिसके पास है वही बड़ा है। ऐसे याद रख सकते हो। तो चीजों को सीखना पड़ेगा, याद करने का तरीका सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि एटीएम बड़ा है, बार छोटा है। तो माधव मिठा, बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपने मुझसे पूछा कौन सा टेम्परेचर प्रेशर लेंगे, मैंने कहा कोई भी लेंगे, और आमतौर पे हम एसटीपी या एनटीपी लेते हैं। अब बात चल पड़ी है, तो एक दो यूनिट में आपको और बता देता हूं प्रेशर की। क्या? वन, सबने पढ़ा तो होगा ही। 1 ATM इक्वल टू, आल्सो इक्वल टू 760 mm। 760 mm मरकरी होता है, पता होगा। ये भी हमने प्रेशर की यूनिट नाइन्थ में तो जरूर पढ़ी होगी। 760 mm होता है। फिर हमें ये भी पता होगा कि 1 mm इक्वल टू 1 टॉर भी होता है। टॉर एक साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है। तो हम कई बार ये भी कह देते हैं कि 1 ATM इक्वल टू जो है वो 760 टॉर होता है। ठीक है। ये जो पहला चैप्टर है यही चीजें सिखाता है कि आपकी यूनिट्स क्या है। इसीलिए चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आप बेसिक सीखते हो। ये चीजें पता होना चाहिए कि 1 ATM इक्वल टू दिस मच होता है। और थोड़ा पास्कल में ही बात कर लेते हैं। तो 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के करीब होता है। और इससे, तो पास्कल भी यूनिट है, टॉर भी यूनिट है, एमएम भी यूनिट है, एटीएम भी यूनिट है, बार भी यूनिट है, सब प्रेशर की यूनिट है। और सबको पता होना चाहिए। अब मान लो मेरे पास एमएम में है और मुझे एटीएम में कन्वर्ट करना है, तो हम इस फार्मूले को लगा के यूनिट को चेंज कर लेंगे। तो ये चीजें पता होंगी तभी तो कर पाएंगे हम। और शायद आपको पता होगा कि 1 पास्कल इज आल्सो इक्वल टू 1 N/m²। और आपको पता है प्रेशर की एसआई यूनिट कौन सी है? पास्कल ही है। एसआई यूनिट, ठीक है। तो पास्कल ही है, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 N/m² होता है। और 1 ATM इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10⁵ क्या बेटा? 5। और पास्कल की जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं कि न्यूटन पर क्या बेटा? मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हम इस बात को मान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 1 ATM इक्वल टू जो है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और ये बच्चों को जानकारी अच्छी तरह से रखिएगा, जरूरत पड़ेगी बार बार एसटीपी और एनटीपी की क्या होगी। एक चीज मैं आपको और बताता हूं। देखो, मैंने पहले भी कहा था और पहले दिन भी कहा था, तुम्हारे लिए ट्रायल क्लास है, हम तो सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते हैं 2 दिन यहाँ पढ़ लें, 2 दिन वहां पढ़ लें, वहां पढ़ लें, कहीं पढ़ लो भाई। ये पढ़ाई तुमको नहीं मिलेगी इस डिटेल में, इतनी छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और अगर कोई बताएगा तो फिर वहीं पढ़ लेना, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं तो बहुत साफ कहता हूं, अगर हमसे अच्छा लगे तो हमसे पढ़ना। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो सिलेबस शुरू कर दिया है। सारे बच्चे फिलहाल, अभी तो ट्रायल क्लासेस चल रही हैं, एन अवस्थी बाद में बताऊंगा, जब एक बार बैच सेट हो जाएगा तब लेना है आपको। लेकिन एनसीईआरटी आप ले लो। और एनसीईआरटी जब शुरू में खोलोगे ना, तो जो आपने 9th 10th में पढ़ा है वो दिया हुआ है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन क्या होता है, मीट्रिक टन यूनिट क्या होती है, इंग्लिश वाली यूनिट क्या होती है। ये सब हमने 9th में पढ़ा है, वो शुरुआत में वही दे रखा है। तो मेरी सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है कि एनसीईआरटी की बुक को लेकर सारी लाइन टू लाइन पढ़ लो। वो 9th का है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है। और एक बार पढ़ के पुरानी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, फिर हम आगे तो पढ़ा ही नहीं आपको। इसलिए एनसीईआरटी तो लेनी ही लेनी है, वो तो आज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो बैठ के।
और पढ़ के मुझे 3-4 पेज कल बताना कि हम लोगों ने कितना पढ़ा है। फिलहाल मुझे बताइए, मुझे एसटीपी और एनटीपी का बहुत इस्तेमाल करना है। यूनिट को ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर में कोई पंगा नहीं है, 273 केल्विन है, ठीक है। अच्छा हाँ, कई बार बच्चे मेरे से एक सवाल और पूछते हैं, सर ये टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस में, इसको डिग्री सेल्सियस में रखना है या केल्विन में रखना है? ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक बताऊं आपको, मजा आ जाएगा आपको। अगर केमिस्ट्री के फार्मूले में मैंने कहीं भी कैपिटल टी लिख दिया, कहीं भी कैपिटल टी लिख दिया, और बुक वालों ने लिख दिया कैपिटल टी लिख दिया, समझे, तो इसका मतलब होता है आपको टेम्परेचर केल्विन में ही लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो, अब तो तुम लोगों ने थोड़ा उतना पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ोगे, गैस का फार्मूला होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी। जो आईसीएससी बोर्ड से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उन्होंने पढ़ा होता है, ये तो फार्मूला पढ़ा होता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में नहीं होता। ये हम पढ़ाएंगे आपको, चिंता ना करो, लेकिन एक जानकारी दे रहा हूं। जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी है, इसमें टी लिखा हुआ है, तो टी का मतलब टेम्परेचर हो गया। अब मन में आता कि यार टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिखें या केल्विन में लिखें। खट से देखो लिखा क्या है, छोटा टी या बड़ा टी। अगर बड़ा टी लिखा है तो आपको लिखना है हमेशा केल्विन में, और छोटा टी लिखा है तो डिग्री सेल्सियस। और केमिस्ट्री में आम तौर पे छोटा टी नहीं आता, कैपिटल टी आता है, तो गांठ बांध ले कि टी की वैल्यू केल्विन में रखनी। न्यूमेरिकल करने से पहले, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले भूमिकाएं बनाई जा रही हैं, कॉन्सेप्ट बनाए जा रहे हैं, इनको डेवलप करो। और जो बच्चे आज ज्वाइन कर रहा हूं, फिर उनको दोबारा बोल रहा हूं कि पिछले 3 वीडियो जब तक देखोगे नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, देख लेना। अब मुझे बताइए, क्या यहां तक सब कुछ समझ में आया? अब मैं आपको देखता हूं क्या किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछा है, फटाफट मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। अरमान कह रहा है कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं होगा, स्पेसिफिक डेंसिटी होगा शायद, ये लिखा है। नहीं बेटा अरमान भाई, स्पेसिफिक डेंसिटी नहीं लिखा है, ये जो लिखा है जमा ठीक लिखा है, सोच समझ के लिखा है। और अगर कहीं लिखा है तो वो गलत है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा होता है। क्यों? यही तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब टीचर कहते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी होती है। अब बच्चे ये सोचते हैं यार इसमें कहीं डेंसिटी तो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते वो, कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाते तो क्या बताएंगे वो, है बोले डेंसिटी होती है, बच्चे रट ले, हाँ भाई डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है, जीवन भर रटे रह जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ स्पेसिफिक डेंसिटी लिखा है फिर तो डेंसिटी लिखी हुई है, फिर तो समझ में आ रहा है, ये तो खास बात है। तो अरमान भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी होती है और उसके बावजूद भी ये डेंसिटी होती है, लेकिन रिलेटिव होती है, और वाटर के रिस्पेक्ट में होती है, और सॉलिड लिक्विड के लिए होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉलिड लिक्विड पानी में सॉलेबल होते हैं। गैस के लिए क्यों नहीं? क्योंकि गैस में ज्यादातर जो गैसेस होती हैं वो वाटर में इनसॉलेबल होती है, तो जब डिजोल्व नहीं होगा तो कंपैरिजन कैसे करोगे? बोलो, आप समझ में आया सभी को? अब मैं आपको जो हूं केमिस्ट्री के कुछ केमिकल लॉस पढ़ाता हूं, केमिकल लॉस पढ़ाता हूं केमिस्ट्री के, और फिर इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो जाएगी। और फिर तो देखना कितने ट्रिकी मेथड से आप क्वेश्चन को करोगे, प्रॉब्लम्स को करोगे। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के लॉस पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री के नियम पढ़ाता हूं। देखो, इनमें से कुछ लॉज आप 9th 10th में पढ़ते भी हो। जैसे पहला लॉ होता है, नोट करते रहना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप कह सकते हो कि सर हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन। एक आध की स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो चिंता मत करना, मैं स्पेलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, बिकॉज आई एम द टीचर ऑफ केमिस्ट्री, आई एम नॉट द टीचर ऑफ इंग्लिश, ओके।
तो कहीं ना कहीं TIE लिख जाऊं तो मैनेज कर लेना, ठीक है भाई। नहीं तो बाद में कहो जी मास्टर को आता नहीं है लिखना आता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगला है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ठीक है, ये फोर्थ लॉ हो गया। इसके बाद फिफ्थ जो लॉ है, फिफ्थ जो लॉ है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है, बताऊंगा सब। और जो सिक्स लॉ और अंतिम लॉ है उसे हम एक साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट रहे हैं। तो ये छह लॉ आपको पढ़ेंगे आपको। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 11th क्लास में पांचवा और छठा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी से ही डेवलप होते हैं, जो आमतौर पे 9th और 10th के बच्चों को नहीं पता होते हैं। मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने 10th में आपको NTSC कराई थी, पढ़ाई थी, और मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए भी थे, तो मैंने आपको इन चार लॉस के बारे में पढ़ा रखा है। लेकिन मेरे से सारे तो नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जरा मुझे बच्चे बताएं, मैं इस पे तो खूब मेहनत करूंगा क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या ये टॉपिक में से जो पहले चार लॉ हैं उसमें से बच्चे मुझे रिस्पॉन्स करो कि उन्होंने 9th में कितने लॉ पढ़ रखे हैं? एक कि दो कि तीन कि चार? पांचवा छठा तो मैं पढ़ाऊंगा ही, वो तो मेरा काम ही है। जल्दी मुझे बता दो, बोलो। देखो सक्षम खरबंदा ने तो लिख भी दिया। बिल्कुल। बताओ। मैंने जब 10th की NTSC कराई थी तो मैंने चारों लॉ पढ़ा दिए थे आपको, ठीक है। लेकिन भैया हमसे सारे बच्चे थोड़ी ना पढ़े हुए हैं, अब तो 11th में नए आ गए हैं। तो भाई उनका भी तो ध्यान रखना है। मैं ऐसा थोड़ी नहीं कर दूंगा डायरेक्ट पांचवा शुरू कर दूं। इस पे तो मैं मेहनत करूंगा। तो एक काम करते हैं, ठीक है, सबने बोला दो, सबने दो, ये और ये दो, पहला दो, तो ठीक है, इन दो पे कम मेहनत करेंगे और बाकी जो चार बचेंगे उसको ठीक से समझा देंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आप अनावस्थी ना खरीदें, जब बैच बन जाएगा तब खरीदना। अभी आप NCERT कर ले तो शुरू में पढ़ लें ये सब चीजें जो आपके लिए जरूरी है, जिससे आप भी मेंटली तैयार हो जाओ, ठीक है। जब दोनों मिलके पढ़ेंगे तभी तो बात बनेगी ना, नहीं तो फिर वही सलमान खान वाला होगा, टसन का जसन, उसका क्या फायदा भाई, है ना। तो ये है, चलिए। तो सबसे पहले जो लॉ मैं डिस्कस करूंगा उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो हम सब लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की कहानी आपके सामने है, ओके। 10 मिनट पढ़ाई अभी और चलेगी, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये कहते हैं, लिखो, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, mass cannot be created, mass cannot be destroyed, however they are inter, नोट कर लो, convertible, how they are interconvertible, यानी मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते, मास को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हालांकि हम इसको जो है इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, एक मास को दूसरे मास में ले जा सकते हैं, दूसरे को तीसरे में ले जा सकते हैं। ये देने वाले साइंटिस्ट थे लेवाइसियर, ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। स्पेलिंग चेक कर लेना, इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है।
लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो लेवाइसियर ही कहते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है, बोलो बेटा, तो इसका मतलब ऐसे हो गया। अगर आपको याद करना हो तो छोटी सी ट्रिक बताऊं। छोटी सी ट्रिक है, माला माला। ये तो किसी का नाम हो सकता है, लेकिन ट्रिक पता क्या बनेगी? माला। मास के कंजर्वेशन को किसने दिया था? लेवासियर ने दिया था। जो बच्चे नीट की तैयारी करेंगे उनमें पूछा भी जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, तो वो साइंटिस्ट नाम याद होना चाहिए। ये याद करना बड़ा खतरनाक काम है, ट्रिक से याद करना पड़ता है। इसलिए माला से याद रखना, यानी मास वाला जो लॉ था वो किसने दिया था? लेवासियर ने दिया था। समझ गए? तो इस तरह से ट्रिक्स बहुत अभी पूरे सिलेबस की बची हैं। अभी तो हुआ ही क्या, अभी तो शुरुआत की है। ठीक है, तो अभी आप देखते हैं क्या होगा और अगली बात को शुरू करते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, देखो। KCl की रिएक्शन अगर मैं AgNO3 से करा दूं, KCl प्लस AgNO3 से करा दूं, तो आफ्टर द रिएक्शन मुझे क्या मिलता है? KNO3 मिलता है, और साथ ही साथ में AgCl मिलता है। ठीक है भाई, ये रिएक्शन हम सब ने 9th 10th में जरूर पढ़ी होगी। KCl प्लस AgNO3 ने बनाया KNO3, K से NO3 जुड़ गया, Ag से Cl जुड़ गया। ठीक है, हम सब जानते हैं कि ये रिएक्टेंट होता है, हम सब जानते हैं कि ये प्रोडक्ट होता है। मान लो इसका मास जो है x है, इसका मास जो है बिफोर द रिएक्शन x डैश है, इसका मास आफ्टर द रिएक्शन y है, इसका मास आफ्टर द रिएक्शन y डैश है। तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट? बिफोर बिफोर द रिएक्शन बिफोर द रिएक्शन हमारा जो टोटल मास है वो कितना है? x प्लस एक्स डैश है। और आफ्टर द रिएक्शन, नोट करते रहना बेटा, आफ्टर द रिएक्शन जो टोटल मास है, ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन वो हमारा y प्लस वाई डैश है। तो माला के अकॉर्डिंग, यानी लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई? कि x प्लस एक्स डैश की वैल्यू इक्वल टू y प्लस वाई डैश के इक्वल होगी। और इस तरीके से हम इस लॉ को प्रूफ कर पाए, और इसी को ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते थे। जो वो कहते थे कि मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते, मास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, मास को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो, वगैरह 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 वगैरह। समझे भाई? क्लियर हो गया? आ गया सबके सब? बड़ा इजी है। मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट इज इंटरकन्वर्टेबल। लेवासियर ने दिया था, स्पेलिंग चेक करना, बार बार कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान वान दिया नहीं करता। ठीक है, तो इसकी ट्रिक कैसे रहेगी? माला यानी मास वाला जो लॉ था वो लेवासियर ने दिया था। इस तरह की ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी जहां आपको याद करना होगा। तो चलिए, अब पहले बात सुनो। आपको एक बात बताते हैं, बड़ी काम की बात है। हर लॉ का एक्सेप्शन होता है, हर लॉ का एक्सेप्शन होता है। ठीक है, क्योंकि लॉ बनते ही हैं तोड़े जाने के लिए। अपने इंडियन में देख लो, अपनी इंडियन साइकोलॉजी देख लो, सबको पता है ट्रैफिक रूल ही है, लेकिन कौन फॉलो करता है? और एक शब्द होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। तो केमिस्ट्री में कहीं लॉ आएगा, उसका एक्सेप्शन जरूर मिलेगा, और प्रिंसिपल कहीं मिलेगा, फिर उसको कोई एक्सेप्शन नहीं। क्योंकि प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं, और अगर मैं सिद्धांत को मानता हूं तो मैं कभी डिसओबे नहीं करूंगा। लेकिन लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, लोग बनाते हैं। फॉलो कौन करता है? दूसरे, वो तोड़ेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखना। तो ये लॉ है, ये प्रिंसिपल तो नहीं है, तो इसका भी एक्सेप्शन होगा। और अगर इसका भी एक्सेप्शन होगा तो सवाल उठता है कि इनका एक्सेप्शन क्या है। देखो, बताते हैं आपको। देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी जितनी भी
न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें एटम बम और हाइड्रोजन बम फटता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। जब रूम में रिएक्शन होती है तो ढेर सारी एनर्जी निकलती, ढेर सारी एनर्जी निकलती है। और आइंस्टीन ने क्या कहा था, अगर एनर्जी मिल रही है तो कहीं ना कहीं मास खर्च होगा। ये आइंस्टीन ने कहा था, पता भी होगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, पता होगा ना, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये फार्मूला तो तुमने पढ़ा होगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कि अगर एनर्जी मिलेगी तो मास मिले, मास की वजह से मिलेगा। घर में गैस सिलेंडर है, उससे एनर्जी मिलती है, तो खर्च भी तो होता है, गैस भी तो खर्च होती है, मास भी तो खर्च होता है। एक महीने के बाद सिलेंडर खाली भी तो हो जाता है, फिर उसको रिफिल कराते हो आप। तो आइंस्टीन का सीधा सिद्धांत है भाई, कि अगर एनर्जी मिली तो कोई ना कोई मास मिले, मास से मिलेगी। अब जैसे मान लो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियस रिएक्ट कर रहा हो, और उसमें ए जो है वो बी बना रहा हो, और प्लस एनर्जी निकलेगी, कंफर्म सी बात है, बिल्कुल निकलेगी। तो ये एनर्जी हमने तो दी नहीं, अपने आप निकली। कहां से निकली, एनर्जी मिली, तो एनर्जी मिली तो इसका मतलब मास से मिली। और मास किसका खर्च हुआ होगा, ए का, रिएक्टेंट का, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्टेंट की वजह से बन रहा है। तो अगर एक बात बताओ, अगर इसका मास x है और इसका y है, तो क्या इस बार x इक्वल टू वाई होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ये एनर्जी भी तो इसका कुछ मास खा जाएगी, ये एनर्जी भी तो कुछ इसका मास खा जाएंगे, और बचा हुआ मास फिर ये बनेगा, तो x इक्वल टू वाई नहीं है। तो अब तो कहां, बिफोर द रिएक्टेंट मास x है, बिफोर आफ्टर द रिएक्शन मास y है, कहां बराबर है? तो लॉ फेल हो गया। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि अगर लॉ है तो एक्सेप्शन होगा ही होगा, और ये लॉ एनर्जी वाले कॉन्सेप्टों में फेल हो जाता है, क्योंकि एनर्जी मिलने का मतलब ये हुआ कि कुछ मास में कहीं ना कहीं कमी आई होगी, और फिर मास बराबर नहीं होते। तो एनर्जी रिलेटेड रिएक्शन में ये लॉ फेल हो जाता है। नोट कर लो दिस लॉ, नोट कर लो, फेल, दिस लॉ फेल इन एनर्जी रिलेटेड रिएक्शंस, रिएक्शंस वहां फेल हो जाता है। और हां, ए बी बना रहा हो, एनर्जी का कुछ भी आदान प्रदान ना हो, और इसका मास x हो, इसका y हो, तब निश्चित रूप से x इक्वल टू वाई होगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने पहले भी कह दिया है कि जब मैंने लॉ बोला तो कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी। 7 बज चुके हैं, हमारा टाइम शेड्यूल खत्म हो रहा है, और अब मुझे सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें, कैसी लगी आज की क्लास, कितना समझ में आया, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। और अब आपको अच्छे से रिवाइज करना है, फटाफट रिस्पॉन्स दे दो, कोई कमी आएगी तो कल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन समझदारी ये है कि जो मैंने होमवर्क आज दे दिया है एनसीईआरटी को पढ़ने का, शुरुआत के 4-5 पेज, इसको पढ़िएगा, समझिएगा। ये सब चीजें जो हम समझा रहे हैं वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको पढ़ना है 9th क्लास वाला, वो आपका काम है। जितना पढ़ के बैठोगे मेरी क्लास उतनी मजेदार होगी, उतनी कॉन्सेप्चुअल होगी, उतनी ट्रिकी होगी। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि घर पे बैठ के होमवर्क करें, टीचर की बातों को माने, तभी बात बनेगी, तभी आप सफल होंगे और हम भी सफल होंगे। कैसा लेक्चर, सब कुछ ठीक था, सब कुछ समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ। ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं।